इतिहास शुरू से ही एक अकेले और अडिग सत्य से जुड़ा रहा है। रैखिक समय, हम जन्मते हैं, हम क्षय होते हैं और हम नष्ट हो जाते, यही अंतिम मानव समानता है। लेकिन 1745 की कड़ाके की सर्दी में लंदन के उच्च समाज में एक आदमी प्रकट हुआ जिसने दावा किया कि उसने मानव अस्तित्व के इस मूलभूत नियम को फिर से लिख दिया है। वो न तो फटेहाल भिखारी की तरह आया, न ही किसी जंगली आंखों वाले कट्टरपंथी की तरह, बल्कि असाधारण शिष्टता, अपार संपत्ति और हैरान कर देने वाली स्थिर उम्र वाला व्यक्ति बनकर आया। एक ऐसी दुनिया को जो क्षय के प्रति जुनूनी थी, उसने एक नशे में डुबा देने वाला विकल्प पेश किया, पूर्ण स्थायित्व। उसने खुद को कॉम्ट डी सेंट जोरमेन कहा। राजा लुई 15वें के दरबार में वो एकदम से प्रकृति का अजूबा था, एक असंभवता जो रेशम में लिपटी हुई थी। वो धारा प्रवाह फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, इतालवी और स्पेनिश को समान सहजता से बोलता था और संस्कृत, अरबी और प्राचीन ग्रीक की गहरी समझ भी प्रदर्शित करता था। वो एक वायलिन का उस्ताद था जो उस युग के महान कलाकारों को टक्कर दे सकता था। एक प्रतिभाशाली रसायनज्ञ था जिसे रंगों और धातुओं के गुणों की रॉयल अकेडमी से भी बेहतर जानकारी थी, और उसके पास ऐसी दौलत थी जिसका कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं था। फिर भी उसकी सबसे विचलित करने वाली विशेषता उसकी प्रतिभा नहीं, बल्कि उसका चेहरा था। बुजुर्ग दरबारी अपनी पुरानी ऐनकों से झांकते हुए कसम खाते थे कि उन्होंने ठीक इसी आदमी को लगभग 40 साल पहले इटली के सैलूनों में देखा था। तब उसकी उम्र 40 साल जैसी लगती थी। अब सदी के संध्या समय में वो बिल्कुल वैसा ही बना हुआ था। वो एक जीवित विरोधाभास था, एक ऐसा आदमी जिसकी शख्सियत मौत को भी चुनौती देती थी। प्रतिभाशाली व्यंग्यात्मक दार्शनिक वोल्टेयर ने सेंट जर्मेन का व्यंग्यपूर्वक वर्णन किया था, एक ऐसा आदमी जो सबको जानता है और कभी मरता नहीं। ये आकलन फ्रांसीसी शाही परिवार ने भी साझा किया था। मैडम डू हॉसेट के अंतरंग संस्मरणों में दर्ज ऐतिहासिक रिकॉर्ड एक चौंका देने वाली घटना का विवरण देता है। राजा लुई 15वें के पास एक बड़ा हीरा था जिसकी कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन उसमें एक भयानक आंतरिक दोष था। सेंट जर्मेन ने चुपचाप उस पत्थर को ठीक करने की पेशकश की। कुछ दिनों बाद वो उसे शाही कक्षों में वापस ले आया। उस दोष का नामो निशान नहीं था, उसका वलन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। राजा हैरान रह गया। क्या यह मंच की जादूगरी का बेजोड़ प्रदर्शन था, कोई शानदार हाथ की सफाई, या फिर सेंट जर्मेन सचमुच किसी ऐसे तरीके से काम करता था जो विज्ञान के लिए भी अज्ञात था? अजीब बात है कि यूरोप भर में जिन हजारों रईसों ने उसकी संगत की, उनमें से किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने कभी यह दर्ज नहीं किया कि काउंट ने सार्वजनिक रूप से खाना या पीना देखा हो। भव्य भोजों में जहां पेटूपन आम बात थी, उसकी थाली हमेशा पूरी तरह से अनछुई रहती थी। फिर भी वो जीवित रहा। उसने अपने करीबी साथियों को बताया कि वो केवल अपनी खुद की एल्केमिकल तैयारी, दीर्घायु का एक अमृत और साथ में जई के दलिये के सख्त न्यूनतम आहार पर ही निर्भर रहता है। जब शराब बहती थी, सेंट जर्मेन ने कभी मदिरा का सेवन नहीं किया। उसकी जगह वो नशे में डुबो देने वाली कहानियां सुनाता था। वो प्राचीन इतिहास के बारे में यूं ही बात करता जैसे जैसे उसने खुद अपनी आंखों से देखा हो। शेबा की रानी से हुई बातचीत, रोमन साम्राज्य के दरबार और ऐतिहासिक यीशु के बारे में रंगीन विवरण देता। वो किसी पागल की बेतरतीब ऊर्जा के साथ नहीं, बल्कि एक चश्मदीद गवाह की तरह ठंडे, गणनात्मक सटीकता के साथ ऐसे बोलता था जैसे वो डायरी से पढ़ रहा हो। ये अज्ञानता को आकर्षित करने की एक जटिल कोशिश थी, लेकिन अगर हम गूढ़ रहस्यवाद का पर्दा हटा दें तो राज्य अभिलेखागार से एक कहीं अधिक व्यवहारिक और खतरनाक सच्चाई सामने आती। 1745 में जब उसकी पहली बार बदनामी हुई, सेंट जर्मेन को लंदन में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था जैकोबाइट उपद्रवियों की ओर से जासूसी करना। 18वीं सदी की जासूसी की निर्मम दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर के रूप में जीवित रहने के लिए एक एजेंट को एक पूर्ण अडिग भटकाव की आवश्यकता होती है। राजनैतिक जांच से बचने के लिए अमरता की सावधानी पूर्वक गढ़ी गई कथा से बेहतर ढाल और क्या हो सकती है? जो आदमी खगोलीय संरेखणों का पीछा करता है, उस पर शायद ही कभी सैन्य किलाबंदियों का नक्शा बनाने का शक किया जाता है। राजनयिक इतिहास के ठंडे कठोर आंकड़े बताते हैं कि सेंट जर्मेन उच्च दाव वाली भू राजनीति का बेजोड़ मास्टर था। वो कोई निष्क्रिय सन की घी था, वो एक सक्रिय खिलाड़ी था। उसने आधिकारिक रास्तों को दरकिनार कर 7 वर्षों के युद्ध के दौरान गुप्त शांति वार्ताओं की योजना बनाई। बाद में उसकी छाया रूसी साम्राज्य पर पड़ी, जहां उसे 1762 के हिंसक महल तख्तापलट से गहराई से जोड़ा गया, जिसने कैथरीन द ग्रेट को सम्राज्ञी के सिंहासन तक पहुंचाया। उसकी असली कीमिया कभी भी साधारण धातुओं को सोने में बदलना नहीं थी, वो थी शाही भोलेपन को पर्दे के पीछे की कच्ची भू राजनीतिक शक्ति में बदलने की उत्कृष्ट कला। 1745 लंदन। सेंट जर्मेन को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जैकोबाइट्स के लिए जासूसी करने के संदेह में हिरासत में लिया जाता है। 1758 पेरिस।
वो राजा लुई 15 का विश्वास जीतता है और शातो दे शाम्बोर में एक राज्य प्रायोजित रासायनिक प्रयोगशाला हासिल करता है। 1762 सेंट पीटर्सबर्ग। छद्मनामों के तहत काम करते हुए वो कैथरीन द ग्रेट के लिए हुए राजनीतिक तख्ता पलट के दौरान ऑर्लोव गुड से जुड़ता। 1784 श्लेस्विग। एकर्नफोर्ड के पैरिश रजिस्टर में आधिकारिक रूप से तथाकथित कॉम्टे दी सेंट जर्मेन की मृत्यु और दफन का रिकॉर्ड दर्ज है। 1821 पेरिस। कॉम्टेस डी एडेमार ने संस्मरण प्रकाशित किए जिनमें उन्होंने मृत्यु के बाद कई बार सेंट जर्मेन से मिलने का दावा किया, जिससे उनकी गूढ़ किंवदंती और मजबूत हो गई। 27 फरवरी 1784 को यह भव्य माया अपने अंतिम अडिग पर्दे का सामना करती प्रतीत हुई। श्लेस्विग की नम और ठंडी जलवायु में काउंट एक बीमारी के आगे झुक गए। एकर्नफोर्ड के पैरिश रजिस्टर में उनकी मृत्यु का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। तथाकथित सेंट जर्मेन काउंट, और हां, उन्हें हमारी चर्च में दफनाया गया। रजिस्टर बंद कर दिया गया, जमीन पलट दी गई और तर्कसंगत दुनिया ने मान लिया कि भव्य प्रदर्शन आखिरकार अपने अंत तक पहुंच गया है। फिर भी मृत्यु के बाद की वास्तविकता उनके भौतिक शरीर से कहीं अधिक मायावी साबित हुई। अब्रुस किंवदंती को रोक नहीं सकी। 1785 में उनकी दर्ज की गई मृत्यु के केवल एक साल बाद उन्हें पेरिस में एक प्रतिष्ठित मेसोनिक सम्मेलन में सक्रिय भागीदार के रूप में दर्ज किया गया था। कई दशकों बाद कॉम्टेस दे एडेमार ने काउंट से अपनी मुलाकातों का विस्तार से वर्णन किया, जो उनकी आधिकारिक मृत्यु के काफी समय बाद हुई थीं। उन्होंने लिखा कि काउंट पर वर्षों का कोई असर नहीं दिखता था और उन्होंने फ्रांसीसी राजशाही के खूनी अंत की चेतावनी दी थी। 19वीं सदी के अंत तक हेलेना ब्लावात्स्की और थियोसॉफी के संस्थापकों ने उन्हें महात्मा, प्राचीन ज्ञान के एक आरोही गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, जो गुप्त आश्रमों से मानव इतिहास को सुरक्षित रूप से संचालित करते हैं। एक मृत व्यक्ति की ऐतिहासिक वास्तविकता को मानवीय आस्था की अमर आवश्यकताओं ने पूरी तरह से पलट दिया था। तो फिर काउंट ऑफ सेंट जर्मेन कौन था? रोमांटिक कल्पनाओं से परे गंभीर ऐतिहासिक विश्लेषण एक प्रतिभाशाली बहुभाषी अभिजातीय व्यक्ति को उजागर करता है। लगभग निश्चित रूप से वो ट्रांसिल्वेनिया के निर्वासित राजकुमार फ्रांज लियोपोल्ड राकोसी द्वितीय के अनपहचाने गए अमीर पुत्र थे। लगातार निर्वासन के जीवन के लिए मजबूर होकर उन्होंने मानवीय इच्छाओं को अपना हथियार बना लिया। शानदार प्रदर्शन कला, विशाल बुद्धिमत्ता और अद्भुत भू राजनीतिक समझ का उपयोग करके यूरोप के खतरनाक दरबारों में अपनी राह बनाई। वो एक उच्च श्रेणी के ठग थे, हाँ, लेकिन अभूतपूर्व प्रतिभा वाले, क्योंकि अपनी जिंदगी को जानबूझकर एक अनसुलझी पहेली में बदलकर उन्होंने वो एक इनाम हासिल कर लिया जिसे वे हमेशा वादा करते थे, सच्ची और पूर्ण अमरता। सिक ट्रांजिट ग्लोरिया मुंदी। इस प्रकार संसार की महिमा चली जाती है, लेकिन जब तक इतिहास उनके नाम पर विचार करता रहेगा, काउंट कभी नहीं मरेगा।